हेलो डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हो आप सभी? मस्त एकदम। मैथ्स विद पीके में आप सभी का पीके सर कर रहे हैं स्वागत। प्रदीप कुमार जांगेट स्वागत करता है जी। अपन सेट रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले सेट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। एनडीए एयरफोर्स नेवी की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर ये 1 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1। मेरा जो फेस है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फेस को आपको देखना भी नहीं है। आपको तो पूरा फोकस करना है कंटेंट पे और ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले थ्योरी जो उसका रिवीजन जरूर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को नहीं समझाने वाला। अब जो काम मैंने पहले किया था वो कर चुका हूँ पहले। तो एक एक पॉइंट को अगर आपको एकदम बेसिक से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना। वो सारी थ्योरी की जो जितने भी लेक्चर हैं उसमें डाल दूंगा और आपको अवेलेबल हो जाएगी, या फिर उनकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो अगर एक एक पॉइंट को आपको समझना है। यहाँ पर अपन बस एक तरह से रिवीजन करेंगे पहले तो थ्योरी का, उसके बाद में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो इन एग्जाम्स में आते हैं। और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग क्वेश्चंस के करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि 11th और 12th आप लोग कंप्लीट कर चुके हो तो वो थ्योरी तो वैसे ही आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन अगर कुछ नहीं आता है तो आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर ही देते हैं। लेक्चर नंबर 1, सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। देखो, थोड़ा तो रिवीजन अपन को करना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ भी प्री नोट नहीं होगा, यानी कि कुछ भी पहले से लिखा नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से लिखूंगा, ठीक है, जैसा अपन पहले करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे अपन एक रफ में करते हैं ना सारा काम, या फिर किसी नोटबुक में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे सब कुछ लिखने वाला। तो देखो, सबसे पहले अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह को थोड़ा सा मेरे को दिक्कत ये है कि मेरे पास में साधन थोड़े से कम है, यहाँ पे टेबल वगैरह सही नहीं है ना। तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, कोई बात नहीं, जितना बहुत ज़्यादा प्रयास करूँगा अच्छे से लिखने का। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ओके, अब देखो, सुपरिभाषित संग्रह है कैसा होना चाहिए, जैसे नाम हो सकते हैं किसी के कि राम श्याम, है ना, राम श्याम मोहन। और सेट जो अपन डिफाइन करेंगे, ये कलेक्शन है राम श्याम और मोहन का, और कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया, ये कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया तो ये यहाँ पे हो जाएंगे, ये कलेक्शन हो जाएगा सेट, समुच्चय, ठीक है, ये एक सेट है। तो सुपरिभाषित होना चाहिए। सबसे अच्छा खिलाड़ी से ना, सबसे लंबा आदमी, ये सब सुपरिभाषित नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेट जो हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, ये सुपरिभाषित होता है ना। होल नंबर का सेट सुपरिभाषित होता है। तो ये सब सेट हैं। अब सेट में अपन को क्या क्या ध्यान रखना होता है वो भी बात कर लेते हैं कि सेट को अपन बड़े अक्षरों से ABC से डिफाइन करते हैं। सही बात है, ABC XYZ, है ना। कोई भी सेट, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये कैपिटल N, तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर से, ठीक है ना। एलिमेंट जैसे इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं, तो जैसे स्मॉल ABC कोई सेट है कि वोवल्स का सेट है, इसको अपन लिख रहे हैं AEIOU, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है अंदर उनको अपन स्मॉल लेटर से, है ना, तो स्मॉल ABC या फिर XYZ इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। स्मॉल ABC XYZ हमेशा नहीं, है ना। ये अपन बोल सकते हैं कि प्राय रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, है ना, प्राय अवयवों को, एलिमेंट्स को, अवयवों को, है ना। ये अपन समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समुच्चय को। आप देखिएगा, ये प्राय क्यों ऐसा क्यों नहीं होता। जैसे आपके पास में कोई वर्ड है फूड, है ना, समझिएगा कि फूड आपके पास में वर्ड है और ये कैपिटल लेटर दे रखे हैं सारे, है ना। यहाँ पे जो लेटर हैं FOOD कैपिटल है, तो इस वर्ड के जो लेटर हैं उनसे आपको सेट बनाना है, उनका सेट बनाना है। तो F भी कैपिटल आएगा, O भी कैपिटल आएगा और D भी कैपिटल आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कैपिटल एलिमेंट आ रहे हैं ना। तो पहले से अगर कैपिटल दे रखा है कुछ तो वो कैपिटल ही आएगा, स्मॉल नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा लिखा है इसको FOD तो थोड़ा सा अपन कहेंगे कि ये गलत होगा। ओके, फिर आगे देखो, सेट में और क्या होता है कि यहाँ पर मैंने O को 2 बार नहीं लिखा, है ना, यानी कि सेट में कोई एलिमेंट एक बार ही आएगा, रिपीट नहीं होता, है ना, दोबारा नहीं लिखते, है ना। तो सेट में अवयव रिपीट नहीं होते, है ना। अपनी देखो, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपन को करना क्या है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो पहले थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं अपन, है ना, पूरे सेट को रिवाइज कर लेते हैं। तो सेट में अवयव रिपीट नहीं होते, ठीक है, सही बात है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि FOD, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, सेट जो बनाया FOD का ही बनाया, O को रिपीट नहीं किया मैंने, है ना। तो कोई भी एलिमेंट एक बार ही आएगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगा कभी भी। उसके बाद में अपन इसको कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे फूड है ना, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं
फूड का जो सेट है FOD, इसको अपन DOF भी लिख सकते हैं, ठीक है। DOF कैपिटल आएंगे सारे, यानी कि ऑर्डर जो उसका कोई रोल नहीं होता है ना, तो क्रम का कोई रोल नहीं, क्रम का कोई रोल नहीं सेट में। ओके ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखो 5th नंबर, जैसे वोवल्स का सेट है AEIOU है ना, वोवल्स का सेट है AEIOU। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर A जो है वो V सेट में है, स्मॉल a एलिमेंट V सेट में है, दैट मीन्स अपन बोलेंगे A बिलोंग्स टू सेट V। ये है एप्साइलन है ना, और इसको पढ़ते कैसे हैं कि A बिलोंग्स टू सेट V, यानी कि A V का सदस्य है, A V का मेंबर है। सेट में मेंबर सदस्य ये सब एक ही होते हैं, ये भी आपको पता है ना। तो सेट में अवयव इज इक्वल मेंबर इज इक्वल सदस्य है ना, ये सब एक ही हैं। एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स तत्व है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वस्तुएं, वही वस्तुएं हैं, वही तत्व हैं, वही ऑब्जेक्ट हैं, सब एक ही है। ओके, यानी कि AEIOU जो है यही अवयव है, यही मेंबर है, यही एलिमेंट है, यही तत्व है, यही वस्तु है, यही ऑब्जेक्ट है, ये सब ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं है ना। तो रिप्रेजेंट अपन करते हैं सेट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं ना, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण जो है बच्चों अपन 2 तरीकों से करते हैं ना। एक तो कौन सा था, रोस्टर है ना, और दूसरा कौन सा था, सेट बिल्डर। रोस्टर सेट बिल्डर, रोस्टर जिसको अपन देखिए इसके नाम होते हैं अलग अलग, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए तो अपन को नाम का नहीं पता होता। जैसे इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर है ना, तो सारे नाम को पता होने चाहिए। हिंदी में इसको सारणीबद्ध, पंक्तिबद्ध है ना, सूचीबद्ध, ये सब इसी के नाम है। सारणीबद्ध, पंक्तिबद्ध, सूचीबद्ध, सूची विधि, ठीक है ना, यानी कि पंक्ति में लिख देते हैं, सूची बना देते हैं, सब इसी के नाम है। सेट बिल्डर को क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप है ना, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। फिर आगे देखो, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर तो क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, जैसे वोवल्स का सेट है ना, तो उसको अपन ने ऐसे लिखा AEIOU, तो ये रोस्टर फॉर्म ही है, ठीक है। पंक्तिबद्ध कर देते हैं, सभी एलिमेंट एक एक एलिमेंट को लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या है, इसका कोई सेट है A सेट, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको पैटर्न दिख रहा है कि 1 के बाद में 2 आ रहा है, 2 के बाद में 3 आ रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 और 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, फिर 3 डॉट लगा दिया, फिर 9 10 लिख दिया, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में इन दोनों सेट्स को कैसे लिखेंगे, वोवल्स का जो सेट इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कोई कॉमन प्रॉपर्टीज होती है वो डिफाइन करते हैं अपन की। अक्स बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पर क्या है, अक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो है ना, आपको साफ साफ दिख रहा है कि अक्स जो वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अक्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक वोवल है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए। और यहाँ पर ये ए सेट जो, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इसको पढ़ते कैसे वही बताऊंगा आपको कि अक्स जहाँ अक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहा है और 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर है ना, तो अपन इसको लिखेंगे कि अक्स जो वो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर पाकर संख्या, ठीक है। इस तरह से कि 1 और 10 के बीच में, और ये दोनों इंक्लूड हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, और है प्राकृत संख्याएं, तो सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। देखिए इसको से पढ़ते हैं, सभी अक्स का समुच्चय जहाँ, सभी अक्स का समुच्चय जहाँ अक्स नेचुरल नंबर से है और अक्स की वैल्यू 1 से 10 तक है, ठीक है। इस तरह से तो इसमें यही आएंगे सारे एलिमेंट। तो कॉमन प्रॉपर्टी हो गई ये सभी एलिमेंट के लिए, इन सभी एलिमेंट के लिए, ठीक है, कि एक्स नेचुरल नंबर से आएगा और 1 से 10 तक होगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, जैसे मैं इसी सेट को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अक्स जहाँ अक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0 से बड़ा एक्स और 11 से छोटा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन, और 0 से बड़ा है एक्स और 10 या 10 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें सारे एलिमेंट यही आएंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है। इन सभी में ये एक ही चीज़ है, यानी कि कोई यूनिक तरीका नहीं है लिखने का, है ना। तो चाहे रोस्टर फॉर्म हो, जैसे रोस्टर में अपन ने देखो पैटर्न मिला तो अपन को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो चाहे रोस्टर हो चाहे समुच्चय निर्माण रूप हो, दोनों में यूनिक तरीका नहीं होता किसी सेट को डिफाइन करने का, ठीक है। तो यूनिक नहीं है, यूनिक तरीका नहीं होता, आप लिख सकते हो नीचे, यूनिक तरीका नहीं होता किसी सेट को निरूपित करने का, किसी सेट को निरूपित करने का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना,
ये 100% काम आती है। दैट मीन्स इस सेट बिल्डर फॉर्म में अपन किसी भी सेट को लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इसमें नहीं लिख सकते। तो ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि परिमेय संख्या को जो समुच्चय है क्यू, ठीक है, तो क्यू को अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि क्यू क्या होती है, बट्टा वाली सारी संख्या आ जाती है ना, कि 1/2, 2/3, 3/4, और इन सब के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती हैं। तो परिमेय संख्या को अपन सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि अक्स जो वो बिलोंग कर रही है परिमेय संख्या से, अक्स इक्वल है p/q, है ना, अक्स इज इक्वल p/q, और p और q जो वो इंटीजर होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो p/q के रूप में की है ना, और p और q पूर्णांक हैं, q 0 नहीं है, तो वो सब परिमेय संख्याएं होंगी, रेशनल नंबर होंगी। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना, कॉमन प्रॉपर्टी लिखी है अपन ने q की, लेकिन इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर सकते हो कि रोस्टर फॉर्म में सभी सेट नहीं लिख सकते, सभी सेट नहीं लिख सकते, लेकिन समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं। आप नोट करते जाइएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना, हर चीज़ समुच्चय निर्माण में रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पे ऑर्डर की बात कर लेते हैं। किसी सेट का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ सेट, यानी कि सेट की कोटि, समुच्चय की कोटि या इसका क्रम बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये होता क्या है, ये अवयवों की संख्या होती है ना, सभी अवयवों की संख्या, सेट में जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या, है ना, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो एग्जांपल से समझते हैं कि ए सेट है आपके पास, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, तो इसकी कोटि जो होगी वो 3 होगी, ऑर्डर जो होगा 3 होगा। इसको ऐसे लिखते हैं एन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर ओ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अपना जो क्वेश्चन आएगा वो कोटि से ही आता है, ठीक है ना, कोटि हो फिर या ऑपरेशंस हो, वहीं से आता है ज़्यादातर क्वेश्चंस, सेट से जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसेट से आ जाएगा या ऑपरेशंस जितनी भी हैं उनसे आ जाएगा या फिर कोटि से आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, एन ए इक्वल ओ ए इक्वल कितना होगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अवयवों की संख्या देखते हैं अपन, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया, रिप्रेजेंटेशन अपन देख लिया, ऑर्डर ऑफ सेट अपन ने देख लिया। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ सेट्स की, है ना, ये ज़रूरी है एक बार, टाइप्स ऑफ सेट्स इनकी बात कर लेते हैं। समुच्चयों के प्रकार, देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। आप लोगों को जो चाहिए ना वही चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ, और आपका सिलेक्शन श्योर होगा अगर एक एक लेक्चर कंप्लीट देख रहे हो आप लोग, है ना, स्किप नहीं करोगे और पूरा देखोगे तो कहीं भी जाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, एनडी की कर रहे हो, नेवी की कर रहे हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की खासतौर पे, ठीक है ना, एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेबस अलग आता है, उसको मैं अलग तरीके से करवाऊंगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आती नहीं है वहाँ पे, प्रोबेबिलिटी आती है, त्रिकोणमिति आती है थोड़ी सी, और कुछ नहीं आता, और जो आएंगे वो पॉइंट जो हो, चैप्टर जो हो अलग ही है, ठीक है ना। तो देखो टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार, इसमें नंबर 1 आपने पढ़ा इम्पट्टी सेट, ठीक है ना, या पढ़ चुके हो। इम्पट्टी को ही अपन बोलते हैं नल, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना। इसी को अपन बोलते हैं वॉइड, ठीक है, इसी को हिंदी में खाली बोलते हैं, इसी को अपन रिक्त बोलते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इम्पट्टी सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता किसी सेट के अंदर, ठीक है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि ए सेट डिफाइन है आपके पास, और ये अक्स जो है वो यहाँ पे नेचुरल नंबर से आ रहा है, लेकिन अक्स जो है वो 2 और 3 के बीच में है। अब 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होती नहीं है, तो ये इम्पट्टी सेट है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कि कर्ली ब्रेसेस खाली छोड़ दो या फिर 5 से रिप्रेजेंट कर दो इसको, ठीक है। तो इम्पट्टी सेट की जो कोटि होती है ना, वो ध्यान रखनी, कितनी होती है, 0 होती है। भाई कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, तो एन ए कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर जो होता है इसमें वो कौन सा होता है, सिंगलटन सेट, है ना, सिंगलटन सेट, इसको बोलते हैं अपन एकल समुच्चय। एकल से पता चल रहा है कि एक एलिमेंट होगा, ठीक है। एक एलिमेंट अगर आ जाता है तो वो सिंगलटन सेट होगा। जैसे ए सेट है, इसमें मैं इसको ऐसा डिफाइन करूँ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स जो वो 2 और 3 के बीच में है, लेकिन 2 के बराबर भी है। तो 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं होती, लेकिन 2 के बराबर है तो 2 आएगा इसमें, तो ये एक सिंगलटन सेट है। इसकी कोटि हमेशा क्या होगी, कोटि 1 होगी, सिंगलटन सेट की कोटि हमेशा 1 होगी, ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे फाई जो है,
फाई अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रहा है तो ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। 0 अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रहा है सिंगलटन सेट है। अगर कर्ली ब्रेसेस खुद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रहा है तो ये भी क्या है, एकल समुच्चय है, ठीक है ना। ये ब्रेसेस आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट सारे पता होने चाहिए। मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ इधर ब्रैकेट कौन कौन से। देखिए ये इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है मेरे पास इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो देखो इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। बच्चे थोड़ा सा हॉस्टल में हूँ तो वहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं बीच बीच में। तो ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है, ये राउंड इसको बोलते हैं, छोटा कोष्टक, ठीक है। उसके बाद में ये कर्ली, ठीक है, ये कर्ली इसको बोलते हैं कर्ली। ये इसको फ्लोर भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लोर। इसको अपन मजला या मंझोला भी बोलते हैं, ठीक है, मंझला या मझोला, ठीक है, मझोला। ओके, फिर ये स्क्वायर होता ही है, ठीक है, ये स्क्वायर होता ही है। इसको आप बड़ा कोष्टक बोलते हो ना, बड़ा कोष्टक। उसके बाद में ये कोणीय कोष्टक होता है, एंगल्ड, ठीक है। 3 तो ये तो अपने मैन है ही। ये बार कोष्टक होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे किसी भी जैसे एक्स के ऊपर या एक्स माइनस वाई के ऊपर ऐसे बार लगा है तो ये बार कोष्टक बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर ये डबल मोड कोष्टक या डबल बार कोष्टक भी बोलते हैं इसको। ये भी आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा, ठीक है, ये डबल बार या डबल मोड। फिर एक मापांकीय कोष्टक सिंगल ऐसे होता ही है, ठीक है, ये मापांकीय कोष्टक होता है। ओके, ये सब आपको बस पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है। अब देखो अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ रहा है तो ये बाहर वाला जो कर्ली ब्रेसेस है ये तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और अंदर वाला एलिमेंट को। तो अंदर कोई कोमा नहीं लगा है और कोई एलिमेंट आ रहा है तब वो हमेशा एकल समुच्चय होगा, सिंगलटन सेट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर 3 नंबर परिमित और अपरिमित, है ना, परिमित अपरिमित, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट की जो कोटि है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। फाइनाइट की कोई सेट ए है, अगर वो फाइनाइट है तो उसकी कोटि बिलोंग करेगी डब्लू से। डब्लू क्या होता है, डब्लू होल नंबर, है ना, 0 1 2 3 इनसे बिलोंग करेगी। यानी कि या तो 0 होगी या कोई निश्चित संख्या होगी, ठीक है, कोई प्राकृत संख्या होगी निश्चित, ठीक है। कोई भी अगर परिमित समुच्चय है इसमें लिमिटेड होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इनफाइनाइट में अनंत होते हैं तो इसकी तो कोटि हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। ये तो इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है ना, 1 2 3, है ना, तो ये इसमें इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होती हैं तो इसकी कोटि जो है एन कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये है परिमित समुच्चय है। और जैसे वोवल्स का जो सेट है AEIOU, है ना, तो AEIOU में 5 एलिमेंट है तो NV 5 आ रहा है तो ये परिमित है। तो निश्चित संख्या आ रही है 5, है ना, तो अगर निश्चित संख्या आएगी तो वो परिमित होगा वरना अपरिमित होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए 4 नंबर, एक तो समान समुच्चय, है ना, समान समुच्चय, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। दूसरा तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। देखो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। समान का तो आपको पता है कि ए के एलिमेंट बी में हो, बी के एलिमेंट ए में हो, ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं कि इसमें भी वही एलिमेंट है ए में भी और बी में भी वही है, तो ए बराबर बी होगा, ठीक है। तुल्य में क्या होता है, एन ए इज इक्वल एन बी होता है, यानी कि कोटि इक्वल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए सेट आपके पास है 1 2 3 का सेट है, ठीक है, और बी जो सेट है वो है, मान लो इस तरह से डिफाइन है कि अक्स वेयर अक्स बिलोंग्स टू एन, और अक्स जो वो 1 से लेकर 3 तक प्राकृत संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है अक्स, तो यही आएगा। बी में भी यही एलिमेंट आएंगे 1 2 3, ठीक है, यहाँ 1 2 3 वही एलिमेंट आएंगे, तो ए बराबर यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे देखो एन ए कितना है, एन ए है 3 और एन बी कितना है, वो भी 3 है ना, एन बी जो है वो भी 3 है। तो कोटि हमेशा समान समुच्चय जो होंगी उनकी कोटि हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन ए इज इक्वल एन बी, अगर एन ए इज इक्वल टू एन बी यानी कि दो समुच्चयों की कोटि बराबर है तो वो सेट तुल्य समुच्चय होंगे, ठीक है। कोटि अगर बराबर है तो वो तुल्य समुच्चय होंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि ए सेट आपके पास में एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल तो नहीं है लेकिन तुल्य हैं, क्योंकि एन ए और एन बी जो है दोनों की कोटि जो वो 3 है। यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 है। इसका मीनिंग ये बच्चों कि समान समुच्चय जो वो हमेशा तुल्य होते हैं, क्योंकि समान समुच्चय के लिए पहली कंडीशन ये है कि उनकी कोटि इक्वल होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे उनमें ध्यान रखना है
कि अगर कोई दो सेट आपको इक्वल करने हैं, ठीक है, अगर दो सेट इक्वल करने हैं तो पहली कंडीशन होनी चाहिए उनकी कि एन ए इज इक्वल एन बी, यानी कि उनकी कोटि इक्वल होनी चाहिए। अगर कोटि ही इक्वल नहीं है तो वो समान कभी हो ही नहीं सकते। यानी कि बी की कोटि अगर 4 आ रही है, इसमें अगर मान लो बी में 4 भी होता, ठीक है, तो ये ए के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि दोनों की कोटि इक्वल आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो समान होने के लिए पहली कंडीशन है कि कोटि बराबर हो, उसके बाद में एलिमेंट अपन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ तुल्य में आपको पता ही है कि कोटि इक्वल होनी चाहिए, सिर्फ एलिमेंट का इक्वल होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं सबसेट की, ठीक है। सबसेट पे आ रहा हूँ मैं। सबसेट, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। देखो सबसेट क्या होता है। ए जो है वो सबसेट होगा बी का, कब? जब ए का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, है ना। यानी कि ए का जो गोला है वो बी के गोले के अंदर आए, है ना। ये बी वाला है, बी है बाहर वाला, ये अंदर वाला जो गोला है वो ए है, ठीक है, ए। तो बी का जो जितना भी जितने भी एलिमेंट आएंगे वो ए के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो बी में होंगे ही होंगे, है ना। देख लो ध्यान से, ये ए अंदर आ रहा है तो ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लो 1 2 3 हैं, ठीक है, तो ये 1 2 3 देखो बी में भी है ना। और बी में मान लो 4 5 भी है कोई एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ये कि ए जो सेट है मान लो 1 2 3 का है, ठीक है, और बी जो सेट है वो मान लो 1 2 3 4 5 का है, ठीक है। तो ए यहाँ पे सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का। देखो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हमको पता नहीं है ना कि इक्वल है या नहीं, तो उस कंडीशन में ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी, या फिर हो सकता है कि ए बी के इक्वल भी हो, ठीक है। तो यहाँ तो ये डेफिनेटली दिख रहा है कि ये सबसेट तो है बी का, ठीक है, क्योंकि बी में ए के सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 सभी इस बी के अंदर हैं, ये इसका सर्किल बनेगा, ठीक है, ऐसे सबसेट का। और यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 देखो ध्यान से, अपन बोलते हैं कि ए सबसेट तो है बी का, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, है ना। तब अपन ए को क्या बोलेंगे, इस ए को बोलेंगे उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी में से निकला हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस बी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, जब ए और बी बराबर नहीं है लेकिन ए सबसेट है बी का, तो इस बी को बोलेंगे अधिसमुच्चय, बी को बोलेंगे अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, ठीक है। सुपरसेट क्या बोलेंगे, ए का सुपरसेट होगा ये, ठीक है। ये बी में से ए निकला हुआ है, जैसे जिले में से तहसील निकलती है ना, डिस्ट्रिक्ट में से सब डिस्ट्रिक्ट निकलती है, बिल्कुल वैसे ही। तो जिला जो होगा वो अधिसमुच्चय होगा, कि जिले के अधीन तहसील होती है, इसे याद रख सकते हो कि जिले के अधीन तहसील होती है। तो जिला अधिसमुच्चय, तहसील उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब नंबर 2 बात ध्यान रखनी है आपको, ये हमेशा ध्यान रखनी है कि फाई जो वो किसी भी सेट का, है ना, सबसेट होता ही होता है। फाई सबसेट एनी सेट, यहाँ लिख लो एनी सेट ए, है ना, कोई भी सेट हो उसका सबसेट होगा ही होगा। फिर 3rd नंबर देखो, यहाँ पे 3rd नंबर ध्यान से देखना, कोई भी सेट जो है, कोई भी सेट ए वो खुद का सबसेट होता ही होता है, ठीक है। अब ये खुद के बराबर भी होता है और सबसेट भी होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ए सबसेट या इक्वल ए, ठीक है। अब इसके उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं वो देखो। उपसमुच्चयों की संख्या देखो, जैसे कोई सेट है ए, ये मान लो इसमें 1 2 3 ए बी सी मान लो, ए बी और सी ये 3 एलिमेंट हैं, इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, देखो ध्यान से, उपसमुच्चय देखो कितने हो सकते हैं। उपसमुच्चय यहाँ पर एक तो फाई, मैंने बोला कि रिक्त समुच्चय हर सेट का सबसेट होता है, और एक ये खुद होता है, तो फाई और ए तो आ गया। अब इस ए को ले लो उसका सेट बना दो, बी को ले लो उसका सेट बना दो, सी को ले लो उसका सेट बना दो, यानी कि 3 सिंगलटन सेट आ गए, सही बात है। ए बी और सी के 3 सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय आ गए। फिर ए बी को ले लो, ठीक है, फिर बी सी को ले लो, उसके बाद में ए सी को ले लो, ठीक है। ए सी और सी ए एक ही बात है कि आप ए सी को भी ले लो और सी ए को भी ले लो, तो ये गलत हो जाएगा, ये एक ही चीज़ है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि क्रम का कोई रोल नहीं होता, आप ए को पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही सेट ही होगा, वही होगा। एलिमेंट जो यूनिक हैं ए और सी, ये यूनिक एलिमेंट हैं, इनका ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, सी को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक ही सेट है, ये बराबर है, ठीक है। तो ए और कोमा सी का सेट हो गया, बस हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए 8 सेट, और ये सबसेट ऑफ ए, है ना, ए के सबसेट है। तो यहाँ पर ए की कोटि आपको दिख रही है, क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसके सबसेट क्या होंगे, है ना, उपसमुच्चयों की संख्या क्या हुई,
8 कैसे आई, ये 3 से 8 कैसे बनी, ये 2 की पावर 3 से बनी, 2 की पावर 3 8 होता है ना। हाँ, तो उपसमुच्चयों की संख्या जो वो, अगर कोई सेट ए है आपके पास, है ना, नोट कर लेना, कोई सेट ए है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए आपसे नोट करवा रहा हूँ। कोई सेट ए है, उसकी अगर कोटि मान लो m है ना, तो उपसमुच्चयों की संख्या जो है, उपसमुच्चयों की संख्या वो 2n a है ना, यानी कि 2m होगी हमेशा, ये आप ध्यान रखें। ओके, छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। सबसेट के बाद में अपन बात कर लेते हैं, देखो आर के अंतराल, रियल नंबर जो होती हैं उनके अंतराल। पहले मैं कुछ सेट आपको डिफाइन कर देता हूँ अंतराल से पहले, ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट आपको पता होना चाहिए 1 2 3, ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यू चलेंगी, तो ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। फिर होल नंबर जो होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए 0 1 2 3, ठीक है, ये होल नंबर होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जेड आपको पता होना चाहिए, इसमें होती है माइनस में वैल्यूज़, -1 -2 -3, है ना, 0 1 2 3, ये सारी वैल्यूज़, ठीक है, ये इंटीजर्स होती हैं, इनको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, कई बार आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जेड से ये यही सही है, जेड जो है ना, तो ये ध्यान रखें। दो में कन्फ्यूजन रहता है, एक तो जेड में और एक क्यू में। अभी आता है, देखो क्यू पे आएंगे, पहले इस जेड को थोड़ा सा तोड़ते हैं। जेड प्लस जो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर ही हैं ये, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जेड माइनस क्या होगा, जेड माइनस में -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे सारे सारे। जेड नोज क्या होगा, यानी कि जीरो को आप छोड़ दीजिए, नॉन जीरो इंटीजर बोलेंगे इनको, जीरो को छोड़ दीजिए बाकी सब इंटीजर आएंगे, ठीक है। तो जीरो को मैंने देखो यहाँ पे छोड़ दिया है, दिख रहा है आपको साफ साफ, तो बाकी सारे इंटीजर। ये नॉन जीरो, इसको बोलते हैं अशून्य पूर्णांक या ऋणेतर पूर्णांक, ठीक है, ऋणेतर या अशून्य, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्यू क्या होता है, परिमेय संख्याओं का सेट होता है। हम इसको रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते क्यू को, लेकिन सेट बिल्डर में लिख सकते हैं इस तरह से कि x इज इक्वल पी बाई क्यू, ये मैंने आपको बताया था, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड और क्यू नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। तो ये क्यू जो ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अब रेशनल में तो आर आता है, तो आर से रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो रेशनल में रेशियो छुपा हुआ ना, तो रेशियो और कोसेंट, है ना, QUOTIENT कोसेंट, है ना, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग भी अनुपात होता है, भिन्न होता है, तो इसमें क्यू छुपा हुआ है ना, तो इस क्यू को लिया गया यहाँ पर रेशनल के लिए। उसके बाद में क्यू डैश जो होता है वो इरेशनल नंबर होती है। इरेशनल नंबर क्या होती है, अपरिमेय संख्या, कि अक्स नॉट इक्वल पी बाई क्यू फॉर्म में जब नहीं है अक्स तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, पाई ई, है ना, आइलैंड नंबर, ये सब इरेशनल नंबर ही होती हैं, ध्यान रखें। कुछ इरेशनल नंबर देखो यहाँ पे, पाई जो होती है इरेशनल होती है, ई जो होती है आइलैंड नंबर बोलते हैं ना इसको, ये भी इरेशनल है। या फिर अशांत नवसानी दशमलव प्रसार अगर है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किसी संख्या का है, वो चीज़ें अपन बाद में, वैसे थ्योरी में अपन कर चुके हैं ये सब, तो वो तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो आपको पता है सब, 10th क्लास में 9th क्लास में सब पढ़ा हुआ है। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत क्या होता है, अपन इसी पे रहते हैं। रियल नंबर का जो सेट है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, यहाँ पे लिख लेना इरेशनल नंबर, ओके। तो रियल नंबर के सेट में अपन बोलेंगे कि अक्स जो है वो या तो क्या है, अक्स बिलोंग्स टू क्यू या अक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश, ठीक है, ये इसके अंदर आ गई। ये इंपॉर्टेंट कुछ सेट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आता हूँ आर के अंतराल, रियल नंबर के अंतराल, सबसेट के रूप में अंतराल होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि ए जो है इंटरवल, इनको बोलेंगे आर के इंटरवल्स, ओके, इंटरवल्स। देखो अगर मान लो दो संख्याएं हैं ए और बी, ए अगर छोटा है बी से और ए और बी दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 2 और 3, 2 छोटा है 3 से, ठीक है, 2 और 3 दोनों रियल नंबर हैं। तो अब ध्यान से देखना, नंबर 1 जो इंटरवल होता है उसमें अपन जैसे क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं, इसमें ए और ए पहले लिख दिया, जो छोटी वैल्यू वो पहले लिख दी और बड़ी वैल्यू बाद में लिखी और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये अपरिमित उपसमुच्चय है आर का, है ना, आर का सबसेट है ये, और ए से लेकर बी तक जितनी भी रियल नंबर है वो सब इसमें आएंगी, ठीक है, ए से लेकर बी तक, यानी कि ए भी होगा और बी भी होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ तो ए भी होगा और बी भी होगा, और इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर वो सब आएंगी। दैट मीन्स अक्स यहाँ पे बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है, और अक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक होगी, ये होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल,
क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, बंद अंतराल या फिर संवर्त अंतराल, ठीक है, संवर्त अंतराल, ये इसी के नाम है। फिर सेकेंड नंबर देखो, यहाँ पे अगर राउंड ब्रेसेस लगा हुआ है, एक कोमा भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अगर इंटरवल के रूप में है ना, वरना तो ये क्रमित युग्म हो जाता है कई बार, ठीक है ना। अगर इंटरवल के रूप में है, इसका मीनिंग ये होगा कि ए और बी के बीच में जितनी भी रियल नंबर है वो सब इसमें आएंगे, लेकिन ए और बी नहीं आएंगे। दैट मीन्स अक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और अक्स जो है वो ए और बी के बीच में होगा, ए और बी शामिल नहीं होंगे। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, है ना, खुला अंतराल, ठीक है, खुला अंतराल, विवर्त अंतराल, ये इसी के नाम है। नाम आपको सारे पता होने चाहिए, नाम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर एक सेमी होता है, सेमी का मतलब है आधा खुला आधा बंद, है ना। जैसे ए की तरफ मान लो क्लोज्ड है और बी की तरफ ओपन है, तो यहाँ पर ए शामिल होगा, बी नहीं होगा, और ए और बी के बीच में सब शामिल होंगे रियल नंबर। तो अक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ए इसमें इंक्लूड होगा, है ना। तो अक्स जो वो ए से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होगा, बी इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि बी की तरफ ओपन है ना, छोटा ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रेसेस। हाँ, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे आधा खुला आधा बंद, या सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, ठीक है, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। ओके, फिर देखो 4 नंबर इसमें से हो जाएगा कि ए की तरफ आपने खुला कर दिया, बी की तरफ क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये भी सेमी क्लोज सेमी ओपन ही है, बस इसमें यहाँ पर बी शामिल होगा, ए इस बार शामिल नहीं होगा, है ना। तो ए इज ग्रेटर, अक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन इक्वल बी, ऐसे आएगा, ठीक है। ध्यान रखें ये सारा इंटरवल जो सभी ध्यान रखें। जैसे 2 और 3 का अगर इंटरवल बनाए अपन, तो 2 और 3 के बीच में और 2 और 3 शामिल हों, इस तरह से ये क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है, ये क्लोज है। और ऐसे लिखा हुआ है तो ये ओपन है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में रियल नंबर अनंत होती हैं, ध्यान रखें। तो 2 और 3 के बीच में अनंत रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, ठीक है। और रियल नंबर में परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी, ये भी ध्यान रखें। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, इंटरवल से मान लो पूछ ले क्वेश्चन, है ना, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन, देखना ध्यान से, कि आपसे पूछ लिया कि ए कोई सेट है और ये सेट जो है ये बिलोंग कर रहा है क्यू से, और अक्स जो है वो 2 और 3 तक, है ना, 2 से लेकर 3 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया कि ए बराबर, ऑप्शन दे दिया कि ए बराबर है 2 और 3 का क्लोज इंटरवल, बी आपको दे दिया ए बराबर है ओपन इंटरवल, सी में दे दिया ए बराबर है 2 और 3 का सेट, और डी में दे दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, काफ़ी बच्चे जो वो ये देखते हैं कि अक्स जो वो 2 और 3 के बीच में और इन दोनों को इंक्लूड भी कर रहे हैं, वो वैल्यू है। दैट मीन्स ए ऑप्शन जो वो राइट आंसर है, ये करते हैं, लेकिन ये गलत है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं होता, क्योंकि वे सोचते हैं कि क्यू जो वो रियल नंबर में तो आती है, तो यहाँ पर अक्स बिलोंग्स टू आर हो चाहे ना हो, क्यू है कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन एक्चुअल में ऑप्शन ए सही नहीं है, ये बच्चे सोचते हैं कि ए सही होगा, ठीक है ना, मैं नहीं बता रहा। ऑप्शन जो है डी वो राइट आंसर होगा अपना। इसका रीजन है बच्चों, देखो इस इंटरवल का मीनिंग क्या है, इसको मीनिंग को समझो। 2 और 3 तो शामिल हैं ही, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, लेकिन 2 और 3 के बीच में अनंत रियल नंबर होंगी। अब रियल नंबर में आपको बताया मैंने, एक तो क्यूब आता है, क्यू आता है, और एक क्यू डैश भी आता है, यानी कि रेशनल और इरेशनल दोनों आती है ना भाई। रियल नंबर में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो 2 और 3 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, दैट मीन्स क्यू डैश भी तो है यहाँ पे भाई, क्यू डैश भी तो है। जैसे मैं कहूँ कि 2.01, 02, 03, 04, है ना, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर ही तो है। फिर आगे मान लो 004, है ना, 0005 ऐसे लिखा हो, ये इरेशनल नंबर है। तो ये 2 और 3 के बीच में तो आ रही है, तो यहाँ पे तो एक्स बिलोंग्स टू क्यू कह रहा था, तो ये इंटरवल कैसे हो सकता है, इस इंटरवल में तो क्यू डैश भी आ रहा है, सही बात है ना। तो ये तो सही नहीं है, फिर ये भी सही नहीं होगा। और इसमें ये जो सेट है 2 और 3 का सेट है, इसमें 2 और 3 ही है, तो ये वैसे सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो वो राइट आंसर होगा अपना, ठीक है। तो इस वैल्यू को अपन इंटरवल में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक्स रियल नंबर से नहीं आ रहा। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट अपन आते हैं, अपना जो पॉइंट है सार्वत्रिक समुच्चय आपको पता होना चाहिए, है ना। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। देखो इसको अपन समष्टि, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखें हैं जो हिंदी माध्यम से, समष्टि या समष्टि समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक है ना।
समष्टि समष्टि एक ही चीज़ है। तो इसको अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दिए गए जितने भी समुच्चय हैं वो किसी एक ही सेट के सबसेट है ना। जैसे ए सेट, बी सेट, ये 3 सेट आपको दे रखे हैं और किसी एक ही सेट की ये तीनों जो वो सबसेट हैं, यानी कि ए सबसेट है यू का, है ना, बी सबसेट है यू का और सी जो है वो भी सबसेट है यू का। तो यहाँ पर जो ये यू है ना, ये यू यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यूनिवर्सल सेट यानी कि दिए गए सभी सेट, ये दिए गए ए बी सी सभी सेट किसी एक की सेट के सबसेट हैं, है ना, यू के सबसेट है ना। तो यहाँ पर ये यू जो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, ध्यान रखना ये, ठीक है। उसके बाद में एक होता है पावर सेट, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। पावर सेट से क्वेश्चन आता ही है जी, काफ़ी बार मैंने देखा हुआ है। इसको घात समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। घात समुच्चय देखो क्या होता है। आपके पास कोई सेट है ए, मान लो ए सेट है, रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोगों ने थ्योरी देख ली होगी, ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट को अगर आपको समझना है सेट के अंदर तो आप थ्योरी देख सकते हो, ठीक है। या फिर क्लास 11th के जो मेरा लेक्चर है, नए चैनल जो मैंने बनाया हुआ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, नए चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से भी देख सकते हो, अच्छे से समझाया वहाँ भी, या फिर पुराने लेक्चर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थ्योरी का। तो ए सेट मान लो, यहाँ पे पावर सेट को डिफाइन कर रहे हैं। ए सेट में मान लो ए बी सी ये 3 एलिमेंट हैं। तो पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट बना दो, है ना। तो इस ए सेट के कितने सबसेट हैं, टोटल सबसेट कितने हैं देखना। सबसेट्स यहाँ पे एक तो 5 होता है, ठीक है, एक खुद ए होता है, ओके, फिर एक ए का सेट बना दिया मैंने, एक बी का बना दिया, एक सी का बना दिया मैंने, फिर एक ए बी का बना दिया, ठीक है, फिर एक बी सी का बना दिया, ठीक है, फिर एक ए सी का बना दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये टोटल 8। तो इन सब का ये जो सबसेट है सभी, इनका एक सेट बना दो। तो ये सेट जो है ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए, है ना, इसको बोलेंगे पी ए, पावर सेट ऑफ ए सेट। अब पावर सेट ए में कितने एलिमेंट आए, 8 एलिमेंट आए, है ना। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि एन ए कितना अपने पास में 3 है, तो इसके सबसेट कितने हुए, उपसमुच्चय, टोटल उपसमुच्चय 2 की पावर 3, यही तो होगा ना, यानी कि 8, है ना, 8 सबसेट हुए ना यहाँ पे 2 की पावर 3। तो पावर सेट में जो अवयव हैं वो ए, पावर सेट ए में जो अवयव हैं वो ए सेट के सबसेट हैं, है ना। तो ए सेट के सबसेटों की जो संख्या वो 8 है। तो पावर सेट की कोटि कितनी हुई, एन पी ए कितना हुआ, 8 दिख रहा है ना। और ये है उपसमुच्चयों की संख्या, और वो होती है 2 की पावर एन ए, है ना, ये उपसमुच्चय हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बच्चों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे जो बहुत परेशान कर रहे हैं ना। बच्चे आपको पता है शरारती होते हैं थोड़े से, और थोड़ा सा यहाँ पे शोर शराबा भी ज़्यादा है। तो चाय की चुस्कियाँ भी मैं ले रहा हूँ साथ साथ में, और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ। तो देखो एन पी ए, है ना, एन पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए, उसमें कोटि अवयवों की संख्या कहाँ से आएगी, क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से, वो 2 की पावर एन ए। ये 2 की पावर एन ए क्या है, ए सेट के उपसमुच्चयों की संख्या। तो जो ए सेट के उपसमुच्चयों की संख्या है वही पावर सेट ए की कोटि है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ए सेट की जो उपसमुच्चय 8, वही 8 एलिमेंट भी हैं, है ना। तो ये अवयवों की संख्या है पावर सेट ए में, ठीक है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्या, पावर सेट की ये जो एलिमेंट है ये सब सेट हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स अपन, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कि ए बिलोंग्स, ए का जो सेट है वो बिलोंग कर रहा है पी ए से, या फिर ए का जो सेट है वो सब सेट है पी ए का, है ना। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो यहाँ पर ये बिलोंग कर रहा है पी ए से, है ना, सबसेट नहीं है। सबसेट कब होगा, ये एलिमेंट है ए का जो सेट है पावर सेट का, इसका सेट अपन को बनाना पड़ेगा, तब उसका सबसेट होगा। ऐसे ये एक का जो सेट है ये एलिमेंट है पावर सेट का, इसका अगर अपन सेट बना रहे हैं तो ये सबसेट होगा पावर सेट ए का, ठीक है, ये सबसेट होगा, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया तो गलत है। ए का जो सेट है वो सबसेट ए का है ना। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई एलिमेंट जैसे ए है, स्मॉल ए, ये एलिमेंट है ए सेट का, तो इस ए का जो सेट होगा, इस ए का जो सेट होगा वो एलिमेंट होगा पावर सेट ए का, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखें, ओके। कोई 2 एलिमेंट हैं जो ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों का जो सेट होगा वो पावर सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, तो ए का जो सेट है वो सबसेट ए, और ये इंप्लाई कर रहा है कि ए का जो सेट है वो बिलोंग्स टू पावर सेट ए, ठीक है।
ये पता होना ही चाहिए आपको, है ना। अच्छे से देख लीजिए इसको कि ए बिलोंग्स टू ए, तो ए का सेट सबसेट ए और ए का सेट बिलोंग्स टू पावर सेट ए। देख लिया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नए पेज पे ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना क्रमिक समुच्चय, क्रमिक समुच्चय क्या होता है देखो, यानी ऑर्डर्ड सेट, है ना। इनकी ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट जो है उनका ऑर्डर का रोल हो, इंपॉर्टेंस हो, है ना, महत्व हो। ओके, जैसे मैं कहूँ कि दो संख्या है कि 253 है एक तो, और एक 523 है, तो दोनों इक्वल तो नहीं होती ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने 5 को 2 की जगह पे लेके आया मैं और 2 को 5 की जगह पे, है ना, तो ये 523 हो गई। तो यहाँ पे ऑर्डर का रोल है कि 2 जो अपनी जगह फिक्स जगह पे आएगा, है ना, अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दी तो ये संख्या बदल जाएगी, इक्वल नहीं होगी। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट जो हैं कि अपन ऐसे लिखते हैं सेट में कि ए कोमा बी है, इसको अपन पहले ऐसे भी लिख सकते थे कि बी कोमा ए, है ना। लेकिन क्रमिक समुच्चय जो है उसमें यहाँ पर अगर ए कोमा बी का सेट है उसको बी कोमा ए लिख दिया तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं होंगे क्रमिक समुच्चय में। इसलिए क्रमिक समुच्चय को दूसरे ब्रेसेस से, राउंड ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए कोमा बी का सेट, है ना, ये इक्वल नहीं होगा, राउंड ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे बी कोमा ए ऐसे, ठीक है। तो ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल हैं, इसको तो मैं मिटा के, भाई ये सेट तो ऊपर वाले तो इक्वल है ना, तो ये तो इक्वल है, लेकिन नीचे वाले ये इक्वल नहीं है, है ना, क्योंकि ये क्रमिक समुच्चय है, ये अलग है और ये वाला अलग है ना। तो जहाँ क्रम का महत्व हो वो क्रमिक समुच्चय होता है, और दो जो एलिमेंट हैं, है ना, अगर दो एलिमेंट है क्रमिक समुच्चय में तो वो क्रमिक युग्म होगा, है ना। दो अवयवों का क्रमिक जो समुच्चय होगा वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, हमेशा ध्यान रखें, उसको क्रमिक युग्म बोलते हैं। युग्म से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, समुच्चय से नहीं, ठीक है ना, है तो समुच्चय ही वो, लेकिन उसको युग्म से, ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रमिक समुच्चय को क्रमिक युग्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए और बी का क्रमिक युग्म है, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये कभी भी बी कोमा ए के बराबर नहीं होगा। ए जो यहाँ पे प्रथम अवयव, बी जो सेकेंड अवयव, है ना, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट एलिमेंट, और ये सेकेंड टर्म या सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन और इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, और जो थ्योरी बच गई उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सेट से उनकी बात करेंगे। नॉर्मल से क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एक तो आपको पता होना चाहिए उप समुच्चय की संख्या किसी भी सेट में निकालना, ठीक है। उप समुच्चयों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला था, ए सेट है उसमें उसकी कोटि अगर m है तो उप समुच्चय कितने होंगे, 2m, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि ए सेट आपको दे रखा है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ऐसे दे दिया, या फिर आपको ऐसे दे दे कि n जो है वो 4 है ना, ऐसे भी दे सकता है। तो यहाँ पर उप समुच्चय कितने होंगे, टोटल सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट्स उप समुच्चय, तो वो 2⁴ से आएंगे, है ना। भाई कोटि 4 है ना, 2 की पावर 4 होता है 16, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है एक तो। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है सबसेट से कि रियल नंबर का जो सेट है वो किन किन का अपन बोले यूनिवर्सल सेट होता है ना। तो आर जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है किन किन का, एक तो देखो क्यूज होती हैं उनका, ठीक है। भाई ये मैंने साइन चेंज कर दिया है, ये सबसेट का साइन ऐसे भी आ सकता है कि ए अगर सबसेट है बी का तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी। इन दोनों का एक ही अर्थ है कि ए जो सबसेट है बी का, जिधर एक मुंह आ रहा है वो सबसेट है, जिधर दो मुंह आ रहे हैं वो अधिसमुच्चय है, ठीक है, सुपर सेट है या यूनिवर्सल सेट है, यूँ बोल सकते हैं। ए का ये यूनिवर्सल सेट है बी, ठीक है। तो आर जो वो क्यू का यूनिवर्सल सेट होता है, तो आर का सबसेट क्यू का सबसेट जेड का सबसेट डब्लू और डब्लू का सबसेट एन। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछ ले कि निम्न में से सत्य है ना, मान लो पूछ ले कि निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य है, तो देखना ध्यान से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको दे दिया कि आर इज क्यू जो वो सबसेट है आर का, और फिर इसका सबसेट मान लो जेड नोज, ठीक है, फिर इसका सबसेट डब्लू, फिर इसका सबसेट एन। फिर ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया आर सबसेट है जेड का, जेड सबसेट है क्यू का,
Q सबसेट है W का और W सबसेट है N का। फिर ऑप्शन नंबर सी आपको दे दिया कि R इस तरह से दे दिया, Q फिर आपको दे दिया W फिर आपको दे दिया N, और ऑप्शन नंबर डी आपको ऐसे दे दे ये वाला है ना कि R इज सबसेट Q, फिर ये सबसेट W, फिर ये सबसेट N, R का सबसेट Q, Q का सबसेट W, W का सबसेट N। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे? देखो कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, बच्चे शुरुआत में देखते हैं हाँ ये सही है कि N जो वो N के सारे एलिमेंट W में, फिर ये देखते हैं कि हाँ ये Z आ रहा है तो W के सारे Z में, Z के Q में और Q के R में। तो ये N जो वो सबसेट W का W सबसेट है, Z नोज का Z नोज सबसेट है Q का। तो देखने में तो ये सही लग रहा है, लेकिन Z नोज में 0 नहीं होता ना। Z नोज क्या होता है? Z नोज ये सेट होता है -3 -2 -1 फिर 1 2 3 है ना। तो ये W जो वो सबसेट है Z नोज का, W सबसेट है, देखो W की तरफ ऐसे घुमाया हुआ ना, तो W सबसेट है Z नोज का, ये कह रहा है। तो W के सारे एलिमेंट Z नोज में होने चाहिए, लेकिन 0 जो वो W से बिलोंग करता है, लेकिन Z नोज से 0 जो वो बिलोंग नहीं करता। Z नोज में 0 नहीं है ना, हाँ, तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे Z लिखा होता तब सही होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो वो राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर में बी में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ध्यान से, Q Z का सबसेट होता है क्या? नहीं होता ना। यहाँ पे यही कन्फ्यूजन होता है कि साइन भी चेंज कर देगा और आपको ऐसे घुमा भी देगा तो आप घूम जाओगे पूरे, है ना। तो जिधर दो मुंह हो ना वो अधि समुच्चय, ऐसे जिधर दो मुंह हो ना ऐसे वो अधि समुच्चय होगा कि R अधि समुच्चय है Q का, ठीक है, या R यूनिवर्सल सेट है Q का। तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन देख लो, सी में देखो ये वाली कंडीशन सही नहीं है, Q सबसेट नहीं है Z का, इसलिए ये गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी गलत है, W सबसेट नहीं है Z नोज का, इसलिए ये भी गलत है। फिर यहाँ देखो, यहाँ तो सारे गलत हैं। R सबसेट नहीं होता Q का, Q सबसेट नहीं होता W का, है ना, W सबसेट नहीं होता N का, N सबसेट होता है W का, ऐसे लिखा होता ना, तब ये सही होता, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो अब बचता है ये वाला, इसको भी देख लेते हैं ये गलत है कि नहीं। N सबसेट है W का, W सबसेट Q का होता है, सही बात है, Q में सारे W होल नंबर आती हैं, और Q सबसेट है R का, ये ऑप्शन अपना सही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस हैं जो अपन, वैसे क्वेश्चंस जो अपन लेके आएंगे उनमें देखेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, और आप लोगों को हो सकता है कि वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाए क्वेश्चंस, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चंस सभी को पता नहीं होते एयरफोर्स में पेपर का कि कैसा आएगा, लेकिन एकदम ईजी से आते हैं, लेकिन अपन NDA तक का लेवल लेके चलेंगे और एकदम शानदार तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी, है ना, कल या तो रात 8 बजे, या फिर देखते हैं आपको नोटिस मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, बस ये ध्यान रखें। और लेक्चर कैसे लग रहे हैं वो भी बता देना। पूरा यहाँ तक देखते हुए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है। शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों को जो एयरफोर्स, NDA, नेवी इन सब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन, ठीक है। थैंक यू।